तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ आपके सामने इस समय प्रस्तुत है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप चाहते हैं कि आप 2024 बोर्ड में धमाका करना है या कुछ धमाल करना है बोर्ड परीक्षा में, तो यह वीडियो आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, भौतिक विज्ञान जो आपका मॉडल पेपर है 2022 का मॉडल पेपर है 346 GF, ठीक है। तो ये आपका मॉडल पेपर है और आपके लिए एकदम बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ देने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छी से अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि आखिरकार हम पढ़ के आ रहे हैं, हमको समझना क्या है, 2024 बोर्ड में हमें किस चीज़ पर ज़्यादातर ध्यान देना है। हम आपको बता दें कि इस साल जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलती किए थे ना, वो क्या किए थे, मॉडल पेपर को सॉल्व नहीं किए थे। तो हमने इस साल वादा किया आपसे जितने मॉडल पेपर पिछले साल के होंगे सभी मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर सॉल्व कराने का प्रयास किया है। वही प्रयास आपके सामने यहाँ पर आज प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए हम आपको क्वेश्चंस को दिखाते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये रही आपकी टोटल कॉपी में देखिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें आपको सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी हैं, अपनी कॉपी कैसे लिखनी है, ये सारी चीज़ें वहां पर बताने का प्रयास किया जाता है। तो आपको इन सारी चीज़ों को नहीं करना है, गलतियों को। कुछ गलतियां हैं जो आपको हम बताएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों का यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें, ठीक है। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचित्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है, ठीक है। और परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक डालना है, जो आपके एडमिट कार्ड पर होगा वहाँ पर भी लिखा होगा अनुक्रमांक, उसको डाल देना है, ठीक है। अगर आप देखिए यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस को प्रोवाइड करने का हम वादा करते हैं आपसे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कौन सा मॉडल पेपर है, 346 GF मॉडल पेपर है, ठीक है। चलिए हम आगे आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर से लिए गए हैं और मॉडल पेपर के आधार पर ही सॉल्यूशन करवाया गया है, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या आएगा, खंड अ आएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 1 का क देखिए यहाँ पर, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म, जो श्वेत प्रकाश का प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होगा। ऐसा कौन सा रंग होगा जिसका अधिकतम विचलन होता है। अगर यहाँ पर विचलन की बात करें तो विचलन होता है, एक तरंगदैर्ध्य होती है, ठीक है। तो यहाँ पर श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है, तो कौन सा रंग है, बैगनी रंग है। कौन सा है, बैगनी रंग है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती हैं, 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें आपको कोई ऐसी तरंग नहीं दिख रही है जो वैद्युत चुंबकीय तरंग का गुण रखती हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम 1 के घ नंबर की बात करेंगे। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कुंडली के सिरों के बीच, क्या, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर, क्या करने पर, 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कितना, 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो कुंडली का प्रेरण प्रतिघात होगा, कुंडली का जो प्रेरण प्रतिघात है वह क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, सारी चीज़ों को यहाँ पर हम क्लियर कर देंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहना है।
अब चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए दिया क्या है, एक कुंडली के सिरों के बीच आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मतलब जो एसी करंट है आपकी, उससे यहाँ पर बात कही जा रही है। एक डीसी करंट होती है जिसे आप डायरेक्ट करंट कहते हैं, यानी कि दिष्ट धारा कहते हैं। एक एसी करंट होती है जिसे आप अल्टरनेट करंट कहते हैं, जिसे आप प्रत्यावर्ती करंट कहते हैं। उसका वोल्टेज जो होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, अल्टरनेट वोल्टेज होता है। ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज इसमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 40 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा आई बराबर कितनी है, 80 मिली एम्पियर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 × 10⁻³ एम्पियर। तो प्रेरण प्रतिघात बराबर L बराबर E/dI/dt। तो EMF बराबर LdI/dt, यानी L बराबर कितना हो जाएगा, 40/80 × 10⁻³ बराबर 500 ओम, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एक के घन नंबर की बात करेंगे तो 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, जो कि 0 केल्विन ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक होता है वह क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, चालक होगा, अर्धचालक, प्रतिरोधक होगा, अतिचालक होगा या विद्युत रोधी होगा। मतलब चालक होगा, नॉर्मल कंडक्टर होगा, या प्रतिरोधक होगा, या रेजिस्टेंस होगा, या रेजिस्टर होगा, या अतिचालक होगा, ठीक है, या विद्युत रोधी होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, विद्युत रोधी होगा। यदि किसी शुद्ध अर्धचालक का अगर 0 केल्विन ताप है तो वो क्या होगा, विद्युत रोधी होगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एक केंगा की बात करेंगे तो निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है। जो कण है नीचे दिए हुए हैं, आप कण को देखते रहिए और मेरी बातों को समझते रहिए। क्या कर रहा है, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है। जो कण नीचे दिए गए हैं ना, वो एक ही वेग से क्या है, गतिमान है। तो न्यूनतम द्विबौगली तरंगदैर्ध्य वाला कण कौन सा है। तो न्यूनतम द्विबौगली तरंगदैर्ध्य वाला कण कौन सा है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण या न्यूट्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अल्फा कण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा कण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देते हैं, एक के छ की बात करते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R ओम है। संतुलित जो व्हीटस्टोन है और ब्रिज है कि प्रत्येक भुजा का जो धारामापी प्रतिरोध है वो R ओम है। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरों के बीच जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखे हैं 0.5 R ओम, R ओम, 4 R ओम या 2 R ओम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। देखिए ये आपका व्हीटस्टोन सेतु है, यानी कि ABCD, ठीक है। I1 PQRS, I1 I2 I3 और I2 यहाँ पर है, ठीक है। ये आपको गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है, G है, ये आपकी कुंजी K2 है। तो आपको ध्यान देना होगा I है यहाँ पर, तो I करंट यहाँ बह रही है। देखिए हमारी क्या है, कुंजी है, कुंजी से धारा बहेगी। अब देखिए इसमें दिया क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ज्ञात है P बराबर Q बराबर R बराबर S, R ओम यहाँ पर होगा। सारे कितने हैं, R ओम है, यानी P का भी R ओम है, Q का भी है, R का भी है, S का है। सभी का जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, कितना है, R ओम है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। उसका देखिए, व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज की संतुलित अवस्था में जो धारामापी में कोई धारा नहीं बहेगी। इसमें अगर ये संतुलित अवस्था में है तो गैल्वेनोमीटर जो लगा हुआ है ना, उसमें धारामापी में कोई धारा नहीं बहेगी। इस स्थिति में चूंकि P व Q तथा R व S श्रेणी क्रम में है, किसमें है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तब तुल्य प्रतिरोध क्रमशः R1 बराबर 2R व R2 बराबर 2R होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा ना। जब दोनों बराबर हैं तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध भी आपको बराबर ही मिलेंगे, ठीक। अब देखिए क्या कर रहा है, माना परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध R' है, तो तब R1 व R2 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका लिए, ध्यान दीजिएगा। चूंकि समांतर क्रम में हो, वे क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में है। देखिए पहले तो आपको दो सीरीज में थे जिसमें हमने 2R निकाला,
और उसके बाद जब दो निकल जाएंगे तो वे समांतर हो जाएंगे। जब ये समांतर हो जाएंगे, हम आपको समझा रहे हैं, एक बार फिगर्स देख लीजिए बात फिर से। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे, ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे। जब इन दोनों कॉम्बिनेशन एक हो जाएगा तो ये आपका पैरेलल दिखेगा, समांतर बनेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो 1/r' बराबर क्या हो जाएगा, 1/2r प्लस 1/2r बराबर 1 प्लस 1/2r बनेंगे 2/2r, ठीक है। यानी कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब की बात करेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 2 के क की बात करें। किसकी बात करेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 2 के क की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है। किससे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो देहली तरंगदैर्घ्य है ना, इससे क्या तात्पर्य है। तो देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है, किसी धातु पर आपतित प्रकाश, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, धातु है, उस धातु पर जो आपतित प्रकाश है, प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, जो प्रकाश है ना उसकी वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर सके, धातु से क्या कर सके, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर सके, उस धातु की देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। धातु की क्या कहलाएगी, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसे λ0 से प्रदर्शित करते हैं, आपको लिख लेना है, ठीक है, छाप लेना है अपनी नोट्स में। इसका आप एक नोट्स बना लीजिए, मॉडल पेपर जितने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ना, सारे क्वेश्चंस का आप एक मॉडल पेपर का जो नोट्स आप बना लेंगे तो आपको एकदम आसानी से सॉल्यूशन करने का मौका मिल जाएगा और अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 के ख की बात करेंगे। तो 2 का ख देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में, किसमें, हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में कौन सी श्रेणी परावैंगनी भाग में होती है। ऐसी कौन सी श्रेणी है जो परावैंगनी भाग में होती है। उत्तर की बात करेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में, किसमें, हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में लाइमन श्रेणी जो होती है ना, जो लाइमन श्रेणी होती है वह परावैंगनी भाग में प्राप्त होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में लाइमन श्रेणी जो होगी, लाइमन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी या की श्रेणियाँ जो होती हैं कुल मिलाकर, उसमें देखिए हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में लाइमन श्रेणी जो होती है परावैंगनी भाग में होती है, जबकि बामर दृश्य क्षेत्र में पाश्चन, ब्रैकेट तथा फुंड श्रेणी अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। जो बामर श्रेणी है वो दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है और जो पाश्चन श्रेणी है वो ब्रैकेट तथा फुंड श्रेणी में अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। तो ये आपको क्वेश्चन को लिख लेना है। अगर आपको समझ में आ जाए ना मेरे प्यारे बच्चों, एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, क्योंकि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। एक हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। किसकी, एक हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो एक हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक, यदि किसी कुंडली में, क्या, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से, कितने, 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा में परिवर्तन होने पर, किसमें, यदि कुंडली में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा में परिवर्तन होने पर दूसरी कुंडली में 1 वोल्ट का, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए परिभाषा है और बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा में परिवर्तन होने पर, किसमें, धारा में परिवर्तन होने पर दूसरी कुंडली में 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो तो, कितना, ध्यान दीजिएगा, 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो तो दोनों कुंडलियों के मध्य उत्पन्न अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1 हेनरी होता है। कितना होता है, 1 हेनरी होता है। उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल E बराबर -m/dI/dt, कितना हो जाएगा, -m/dI/dt, ठीक है। आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 2 के घ की बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 का घ,
एक तार को खींचकर 2 गुनी लंबाई कर देते हैं। मान लीजिए कोई हमारा क्या है, तार है, उसको हम खींचकर क्या कर देते हैं, 2 गुनी लंबाई कर देते हैं। ठीक है, तो तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो तार है उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। माना तार की प्रारंभिक लंबाई यल है, मान लेते हैं हम जो तार की प्रारंभिक लंबाई है कितना है, यल है। ठीक है, अब तार की प्रतिरोध आर रो इंटू यल अपान ए, जहाँ रो क्या है, प्रतिरोधकता है, क्या है, प्रतिरोधकता है, अर्थात रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपान एल। यहाँ पे आपको समीकरण नंबर 1 मिल जाएगा। हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से फिर समझाएंगे। देखिए इसमें क्या करा है कि एक तार को खींचकर 2 गुनी लंबाई, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, यहाँ पर कंडक्टर है। ठीक है, ये हमारा कोई तार है जो आप अपने घरों में लगाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा कोई तार है। ठीक है, ये तार गया आपका। ठीक है, ये तार आपका गया, इसमें केवल छोटे छोटे तार निकले होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 तार होते हैं आपके। ठीक, तो मान लेते हैं इसकी जो प्रारंभिक लंबाई है कितना है, यल है। ठीक है, अब यही चीज कर रहा है कि अब तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, रो इंटू यल अपान ए। अभी इसका जो प्रतिरोध है कितना हो जाएगा, रो यल अपान ए, ये आपका जनरली तौर पर हो जाएगा। अब देखिए, अर्थात रो इंटू बराबर ए अपान एल इंटू आर, यहाँ से रो का मान हमने निकाला तो क्या समीकरण नंबर 1 मिला। यदि तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, मतलब जहाँ यल है यहाँ आपको 2 गुनी कर देना है, इसको तान कर खींच कर 2 गुना कर देना है। जब इसे आप 2 गुना कर देंगे तो रो डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो रो डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए अपान आर, ए आर अपान 2 यल, समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि यल की जगह कितना हो जाएगा, 2 यल हो जाएगा। तो रो डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो अपान 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या निष्कर्ष निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसका जो मान है ए आर अपान एल, ठीक है, ए आर अपान एल किसके बराबर है, रो के बराबर है। तो यहाँ पे हमने इसका पूरा मान कितना रख दिया, रो रख दिया, नीचे 2 कर दिया। अतः लंबाई 2 गुनी करने पर प्रतिरोधकता आधी हो जाएगी। लंबाई हम 2 गुनी कर देंगे तो इसकी जो प्रतिरोधकता है कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबे तार को, कितने, 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। कितने, 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, और 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर, कितने, 3 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर अधिकतम कितना बल आरोपित होगा। ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए परमाणु की रदरफोर्ड मॉडल की बुक की कमियां क्या हैं, इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर लेना है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, जिसको भी आपको ध्यानपूर्वक कर लेना है, ढूंढ ढाड़ करके। ठीक है, अब खंड स की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार आपको बता रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हमने आपको बहुत बार बता रखा है। तो प्रश्नोत्तर नंबर 3 के क की बात करेंगे तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपको कर लेना है क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर, किसके आधार पर, बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक, विद्युत रोधी तथा अर्धचालक में अंतर बताइए। किसमें किसमें, बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक, विद्युत रोधी तथा अर्धचालक में अंतर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक, विद्युत रोधी तथा अर्धचालक में अंतर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। चालक क्या होते हैं, चालक पदार्थ वे होते हैं, जो चालक पदार्थ होते हैं वे होते हैं जिनमें विद्युत चालन हेतु पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो चालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें विद्युत चालन हेतु पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं। ऊर्जा बैंड धारणा के अनुसार
चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड व चालन बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा। अतः संयोजी बैंड के बीच स्थित निषिद्ध ऊर्जा बैंड की चौड़ाई लगभग नगण्य होती है। मतलब हम आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई हमारा चालन है, ठीक है, ये चालक है। अब चालक में आपको क्या मिलेगा? ऊर्जा बैंड मिलेंगे। ठीक है, ऊर्जा बैंड, जो चालक का ऊर्जा बैंड होगी, जो डिप्लेशन लेयर होगी, मान लीजिए ये चालक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक आने में कोई कार्य न करना पड़े, मतलब कि बहुत ही कम उसको एनर्जी दी जाए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे से यहाँ तक खिसक जाए। यही आपका क्या होता है, जो चालक होता है उसकी पहचान होती है। वही चीज़ इसमें कह रहा है कि इसमें जो ऊर्जा है बहुत ही कम हमको लगानी पड़ी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, अचालक की बात करेंगे। अचालक में देखिए, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो इनके देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, इन इलेक्ट्रॉन को अपने जनक परमाणु से दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं। मतलब ये इतनी दृढ़ता से बंधे रहते हैं कि वे खिसकने का ही प्रयास नहीं करते, वे जहाँ पर हैं वहीं पर रहना पसंद करेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थित है तो ये यहीं पर रहना पसंद करेगा। इसको आप कह दीजिए नीचे आ जाए तो नहीं आएगा। ये अचालक की कंडीशन होती है। तो अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने जनक परमाणु से दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को इनके नाभिक के आकर्षण से मुक्त करने हेतु काफी प्रबल विद्युतीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ऊर्जा बैंड धारणा के अनुसार अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्ण चालन बैंड रिक्त तथा निषिद्ध ऊर्जा बैंड की चौड़ाई काफ़ी अधिक, यानी कि Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो इसका एनर्जी गैप है ना वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। जब इतनी ऊर्जा उनको मिलेगी तब वो खिसकेंगे, अन्यथा खिसकने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्धचालक की बात करेंगे। अर्धचालक क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। वे पदार्थ जिनके विद्युतीय गुण सुचालकों तथा कुचालकों के मध्य होते हैं। मतलब चालकों से अधिक, वो चालकों से क्या करते हैं, थोड़ा अधिक ऊर्जा लेंगे, मतलब थोड़ा बहुत मामूली ऊर्जा लेंगे, और कुचालक से कम ऊर्जा लेंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो वे पदार्थ जिनके विद्युतीय गुण क्या होते हैं, कुचालकों के मध्य होते हैं। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन इन पदार्थ के सबसे चर्चित उदाहरण है। ऊर्जा बैंड धारणा के आधार पर कमरे के ताप पर अर्धचालक पदार्थ वे हैं जिनके चालन व संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरे हुए हों तथा जिनके मध्य का निषिद्ध ऊर्जा बैंड काफ़ी संकरा लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। ठीक है, ये हो। चलिए आगे आपको बताते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 3 का ग। ठीक है, देखिए इसमें हमने सारे क्वेश्चंस को मॉडल पेपर से लिया हुआ है, तो आप मॉडल पेपर में मिला सकते हैं। 346 जी अब मॉडल पेपर है आपके लिए। ठीक है, चलिए, दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना करना है। तो देखिए 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 ओम, 3 ओम, 12 वोल्ट, 1 ओम। ठीक है, इस पर हमें निकालना है। तो परिपथ की स्थिर अवस्था में बहने वाली धारा, जो इसमें धारा बहेगी, करंट बहेगी, I बराबर क्या होगी, E/R होगी। E का मान कितना दिया है, 12 वोल्ट दे रखा है। और यहाँ पर अगर हम टोटल काउंटिंग करें रेजिस्टेंस की, तो R पूरा रेजिस्टेंस कितना होगा, 2, 3 और 1, तो जोड़ देंगे, ऐड करेंगे तो 12/6 यानी 2 एम्पियर टोटल यहाँ पे करंट आपको दिख रही है। C1 व C2 क्या है, श्रेणी क्रम में हो, तो ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। आपको सिंपल सा दिख रहा है, एक लाइन में लगे हुए हैं, तो ये किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है क्या होता है, C बराबर C1 × C2 C1 + C2। यही यह पैरेलल में होते हैं तो C1 + C2 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 × 2/1 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो 1 ओम प्रतिरोध के बीच जो विभवांतर है जितना होगा वही विभवांतर
संधारित्र के सिरों के बीच होगा। इस प्रकार V = E - IR आपको निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। परावर्ती दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो परावर्ती दूरदर्शी का जो नामांकित किरण आरेख है वो आपको बना देना है। ठीक है, खंड द की बात करेंगे और यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 4 के क की बात करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्हीट स्टोन सेतु ब्रिज, यानी व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है? किसका? व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है? किरचॉफ नियम की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार करवा रखा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चंस आपको जो हमने बताया ये आपको ढूंढ कर ज़रूर कर लेना है। ठीक है, और जितने क्वेश्चंस में हम करवा रहे हैं ना, उनका सलूशन आप लोग अपनी एक नोट्स बुक बनाते चलिए और लिखते चलिए और समझते चलिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आगे आपको। एक 90 डिग्री कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ AB पर, किसमें? एक 90 डिग्री कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक वर्णी प्रकाश की किरण, जो एक वर्णी प्रकाश की किरण है वो चित्रानुसार आपतित होती है। किस पे? चित्रानुसार इस पर क्या हो रही है? आपतित होती है। तो अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण पृष्ठ, जो निर्गत किरण है यहाँ पर BC के स्पर्शवत निकलती है, मतलब इसको छूते हुए निकलती है। मतलब यहाँ से प्रवेश की है, यहाँ फिर निकली है, फिर इसको छूते हुए नीचे निकली हुई है। ठीक है, तो अब देखिए क्या कर रहा है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए, दिया है, क्या दिया है? आपतित प्रकाश कोण, यानी कि दिया है आपतित कोण I1 बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, एवं प्रिज्म कोण A बराबर 90 डिग्री, अपवर्तित कोण I2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा, यह आपको दे रखा है। तो विचलन कोण डेल्टा बराबर I1 + I2 - A, यानी कि 45, I1 बराबर क्या है 45, I2 बराबर क्या है 90 डिग्री, -90 बराबर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक यन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर sin A + Δm/2 sin A/2 कितना हो जाएगा, sin A + Δm/2 sin A/2 बराबर sin 90 + 45/2 sin 90/2, तो क्या हो जाएगा sin 135/2 sin 45 अंश। सॉल्व करने पर sin 67.5 sin 45 डिग्री क्या हो जाएगा 0.923/1/√2, तो 0.923/√2 क्या हो जाएगा 0.923 × 1.414 बराबर 1.3। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए ये भी देखते हैं आपके लिए। परिपथ चित्र की सहायता से, किसकी सहायता से, परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दृष्टिकरण क्रिया समझाइए। तो परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दृष्टिकरण क्रिया समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दृष्टिकरण की क्रिया विधि क्या हो जाएगी। पीएन संधि डायोड एक श्रेष्ठ दृष्टिकारी का कार्य कर सकता है। जो पीएन संधि डायोड है वो एक श्रेष्ठ दृष्टिकारी का कार्य कर सकता है जब यह अग्रदिशिक होता है। क्या होता है, जब यह अग्रदिशिक होता है तो धारा प्रवाह के लिए, किसके लिए, धारा प्रवाह के लिए इसका प्रतिरोध बहुत निम्न होता है। इसका प्रतिरोध जो होता है बहुत निम्न होता है, परंतु पश्चदिशिक होने पर, क्या होने पर, पश्चदिशिक होने पर इसका प्रतिरोध बहुत ही उच्च हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ही उच्च हो जाता है। इस प्रकार यह धारा को केवल एक ही दिशा में अनुमत करता है। धारा को कितनी दिशा में, एक ही दिशा में क्या करता है, अनुमत करता है। अतः यदि किसी संधि डायोड के सिरों के बीच, मान लीजिए कोई हमारा क्या है संधि डायोड है, उनके सिरों के बीच प्रत्यावर्ती AC वोल्टेज, हमने आपको बताया कि अल्टरनेट करंट लगाएं तो डायोड में धारा वोल्टेज के केवल अर्ध चक्रों के दौरान ही प्रवाहित होगी, संपूर्ण चक्रों के दौरान नहीं। ठीक है, इस प्रकार यह अकेला संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी का कार्य करेगा। मतलब
अगर एक डायोड में आप AC वोल्टेज लगा रहे हैं तो वो एक ही भाग यानी कि आधे भाग को ही, आधे तरंग को ही बाहर निकालेगा, ठीक है। और अब देखिए निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज मतलब जो उसमें हम AC वोल्टेज दे रहे हैं उसके आधे चक्र में ट्रांसफर के द्वितीयक सिरे का भाग S1 तथा S2 के सापेक्ष धनात्मक होता है। अभी आपको हम बताएंगे S1 S2 का उपयोग। तो इस स्थिति में अग्र अभिनत क्रिया होती है। क्या होती है? अग्र अभिनत क्रिया होती है। अतः धारा लोड रेजिस्टेंस में A से B तक प्रवाहित होती है। दूसरे अर्धचक्र में S1 का मान S2 के सापेक्ष ऋणात्मक रहता है। अतः यह उत्क्रम अभिनत अभिक्रिया है, ठीक है। इस स्थिति में कोई भी धारा नहीं बहती है, यह चक्र बार बार चलता रहता है। धारा की दिशा सदैव A से B रहती है, अतः इसे एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रत्यावर्ती निवेशी आपके लिए आपका देखिए आपका S1 है, ये S2 है। जब यहाँ से हमने करंट को प्रवाहित किया, देखिए PN संधि डायोड है ये, ठीक है। एक बार प्लस जाएगी, एक बार नेगेटिव जाएगी, तो ये आपके लिए ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। चलिए आगे देखिए हैं, यहाँ पे देखिए ये निवेशी वोल्टेज है, यहाँ से निवेशी वोल्टेज गया, ठीक है। अब निर्गत वोल्टेज की बात करेंगे, यहाँ से देखिए निर्गत वोल्टेज आपको निकल रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोनों को बनाना है। जब पूछेगा अर्ध तरंग तो आपको इन तीनों फिगर को बना देना है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। 4 के घ की बात करेंगे। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है? इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। तो एम्पियर का जो परिपथीय नियम होता है क्या होता है उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। और आपको लगातार बने रहना है, ठीक है, बने रहना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करेंगे तो किसी बंद समतल वक्र के अनुदिश, किसी बंद समतल वक्र के अनुदिश चुंबकीय रेखीय समाकलन उस वक्र से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली, किससे? उस वक्र से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा के मान का μ0 गुना होता है। क्या होता है? कुल विद्युत धारा के मान का μ0 गुना होता है। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, यानी कि इंटीग्रेशन वेक्टर v डॉट वेक्टर dl बराबर μ0I, जहाँ I क्या है? बंद पास से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा है। क्या है? I जो है बंद पास से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यदि किसी लंबे तार में, किसमें? यदि किसी लंबे तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, कितना I धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार से r दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु P है। क्या है? एक प्रेक्षण बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर V ज्ञात करनी है। तार के परितः P से होकर जाने वाले R त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। सममिति के पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है वो समान है। तो वेक्टर V तथा वेक्टर dl एक ही दिशा में, यानी थीटा बराबर 0 आपको मिलेगा। ये आपका वेक्टर V, आपका dl, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है फिगर को। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ से ध्यान देंगे तो एम्पियर के नियम से ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। एम्पियर के नियम से क्या हो जाएगा? क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर v डॉट वेक्टर dl बराबर μ0I। क्या हो जाएगा? μ0I हो जाएगा, जहां I वृत्त द्वारा, किसके द्वारा? I वृत्त द्वारा घिरी धारा है, ठीक है। चूंकि वेक्टर v डॉट वेक्टर dl एक ही दिशा में है, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर v डॉट वेक्टर dl बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन b dl cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? b क्लोज्ड इंटीग्रेशन dl b इंटू 2πr आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से b इंटू 2πr बराबर μ0I, ठीक है, b तथा b बराबर μ0I अपान 2πr, यही अनंत लंबे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखेंगे, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। किसकी? स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए।
एक कुंडली में वैद्युत धारा 5 मिलीसेकंड में 2 एम्पीयर से 5 एम्पीयर हो जाती है। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। एक कुंडली में वैद्युत धारा जो है 5 मिलीसेकंड में 2 एम्पीयर से 12 एम्पीयर हो जाती है। यदि कुंडली में प्रेरित धारा विद्युतवाहक बल 48 वोल्ट उत्पन्न हो तब कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा पहले आपको लिख लेनी है और यहाँ पर उसका जो फार्मूला है L × क्या होता है, L बराबर N∅B/I। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, दिया है क्या दिया है यहाँ पर, E बराबर कितना दे रखा है, 48 वोल्ट दे रखा है। कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है E बराबर -LdI/dt। तो माइनस ई का मान 48 और जो di/dt है, di का मान कितना दे रखा है 12-2, यानी कि 2 से कितना हो रही थी 12 हो रही थी, और नीचे dt का मान 5 × 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 48 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो नीचे 5 × 10⁻³ है ऊपर चला जाएगा और नीचे 10 हो जाएगा, यानी 12 में से 2 घटाएंगे 10 बराबर कितना हो जाएगा 24 × 10⁻³ 24 मिली हेनरी। कितना 24 मिली हेनरी। ठीक है, 5 के क की बात करेंगे तो 5 का क देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कितने 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल अवतल लेंस की अवतल पृष्ठ की क्या 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल अवतल लेंस के अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। कितना है 100 सेंटीमीटर है। तो 1.6 अपवर्तनांक वाले कितना 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबाने पर, जो लेंस है इसको डुबाने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी, इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे R1 बराबर इनफाइनाइट, म्यू बराबर 1.5, तो यहाँ से R2 बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, समतल अवतल लेंस क्या हो जाएगा समतल अवतल लेंस। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ से देखेंगे इस लेंस को कितने, इस लेंस को 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर लेंस की फोकस दूरी क्या, लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर n1/nm-1। ठीक है, तो 1/r1 - 1/r2। ठीक है, तो 1/f बराबर 1.5/1.6 - 1, तो 1/∞ बराबर 1/10, ये आपके लिए हो जाएगा। तो 1.5 - 1.6/1.5, ये आपका एलसीएम ले लेंगे 1.6, तो क्या हो जाएगा 0 - 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो -0.1/1.5 यानी कि -1/10। 1/f बराबर क्या हो जाएगा 0.1/15। ठीक है, f बराबर क्या हो जाएगा 15/0.1 बराबर 150। f बराबर क्या हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन क्या है, जो प्रकाश का विवर्तन क्या है, एकल झिल्ली की सहायता से विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, यह आपका हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट की जो कोणीय चौड़ाई का सूत्र है क्या होता है, यहाँ पर देखें ध्यान देंगे। केंद्रीय उच्चिष्ट की जो कोणीय चौड़ाई है, केंद्रीय उच्चिष्ट हो कोणीय चौड़ाई केंद्रीय उच्चिष्ट से दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय दूरी को कहते हैं। जो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय दूरी को कहते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट का जो किसी भी ओर कोणीय फैलाव है थीटा बराबर λ/e, अतः केंद्रीय उच्चिष्ट की दोनों ओर की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर 2 λ/e। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 के ग की बात करेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग क्या तात्पर्य है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का क्या तात्पर्य है। एक चालक में अनुगमन वेग व प्रवाहित धारा संबंध का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है वो क्या होगा, बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता। जो बैटरी का विभवांतर है वो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि इन्हें तार की लंबाई की दिशा में किसमें
बल्कि इन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग, ठीक है, लगभग 10⁻⁵ मीटर प्रति सेकंड ही दे पाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। ठीक है, ये आपको लिख देना है। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के इस नियत सूक्ष्म वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, तो चालक के अनुगमन वेग व प्रवाहित धारा में जो संबंध है I = NeAVD, क्या हो जाएगा? I = NeAVD आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर, किसके आधार पर? बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए कि परमाणु की अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्याएं मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या बताना है? बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए कि परमाणु की जो अस्थायी कक्षाओं की जो त्रिज्याएं हैं मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती हैं। ठीक है, तो बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु की अस्थायी कक्षाओं की जो त्रिज्याएं हैं तथा मुख्य क्वांटम संख्या में संबंध क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन परमाणु में एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक अस्थायी कक्षा में घूमता है। ठीक है, माना कि E1 m व V इलेक्ट्रॉन के क्रमशः आवेश, द्रव्यमान व वेग हैं तथा R कक्षा की जो त्रिज्या है नाभिक पर धन आवेश ZE है, जहां Z परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो Z है, Z बराबर क्या है? 1। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होती है। ठीक है, तो mv²/r बराबर 1/4πε0 ZE/r² × E समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो बोर की प्रथम परिकल्पना से इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है mv r बराबर nh/2π समीकरण नंबर 2। ठीक है, जहां n बराबर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 क्वांटम संख्या है, h क्या है? प्लांक नियतांक है। समीकरण 2 का वर्ग करके समीकरण 1 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा? mv² m² v² r²/mv², तो n² h² 4πε0 r/4π² ZE²। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यह अनुमत अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या के लिए व्यंजक है। इस सूत्र में ε0, h, n, m तथा E सार्वत्रिक नियतांक है, सर्वाधिक नियतांक है। परमाणु विशेष के लिए Z भी नियतांक है। ये क्या है? सार्वत्रिक नियतांक यहाँ पर आपको लिखना होगा। ठीक है, अतः R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। अतः अनुमत अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या उनकी कक्ष संख्या अथवा उनके संगत मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। किसी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का समीकरण कितना दे रखा है? E बराबर sin 0.5 × 10⁻³ x + 1.5 × 10⁻11t। ठीक है, यानी कि ओमेगा प्लस टी आपका जो है V/m है। तो तरंग की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। ठीक है, तो समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र का जो समीकरण है E2 बराबर 90 sin 0.5 × 10⁻³ x + 1.5 × 10⁻11t वोल्ट प्रति मीटर होगा। ठीक है, तो तुलना इसकी किसी करेंगे E2 बराबर E0 sin ωt + kx से तुलना करेंगे। तो जब इससे तुलना करेंगे तो E0 बराबर कितना है? 90 वोल्ट प्रति मीटर, ओमेगा बराबर 1.5 × 10⁻11 रेडियन प्रति सेकेंड तथा k बराबर 0.5 × 10⁻3। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? 2π/k बराबर 2 × 10⁻3.14/0.5 × 10⁻3 6.28/5 × 10⁻2। ठीक है, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.256 × 10⁻2 मीटर। और आवृत्ति अब की बात करेंगे ओमेगा/2π, तो ओमेगा का मान 1.5 × 10⁻11 और
यहाँ से 2 इंटू 3.14 पाई का मान है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2.4 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज। ठीक है, आगे चलिए चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण की बात करेंगे तो B बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो B0 बराबर क्या हो जाएगा E0 अपान सी, 90 अपान 3 इंटू 10⁻8 बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻7 टेस्ला। B बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻7 साइन 0.5 इंटू 10⁻3 एक्स प्लस 1.5 प्लस 10⁻11 टी टेस्ला। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे तो दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा E1 सेल के सिरों की वोल्टेज। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा ये R1 R2, ठीक है, ये आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 1 ओम, 3 ओम, 6 ओम, ठीक है, 4.5 ओम। ठीक है, तो उसमें निकालना क्या है, परिपथ में कुल प्रतिरोध R बराबर 4.5 प्लस, देखिए ये लिखेंगे 4.5, इस वाले प्रतिरोध को लिखेंगे बराबर, ये दोनों क्या है पैरेलल में है तो 3 इंटू 6/3 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा टोटल 6.2। देखिए ये दोनों सीरीज में है तो जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6.5 ओम। ठीक है, तब आंतरिक प्रतिरोध R1 प्लस R2 यानी 0.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 6.5 आ रहा है और जो आंतरिक प्रतिरोध है कितना आ रहा है 1.5 ओम आ रहा है। तो I बराबर क्या हो जाएगी, परिपथ में धारा E2 माइनस E1 अपान R प्लस R, तो यहाँ पे 8 माइनस 4 जो कि दे रखा है, यहाँ पर ध्यान दें 8 माइनस 4, उसके बाद 6.5 इन प्लस 1.5 बराबर 4 अपान 8 बराबर 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो 4.5 ओम में धारा I बराबर I1 बराबर 0.5 एम्पियर आपका हो जाएगा। चूंकि V1 व B1A व B के मध्य विभवांतर है तथा A व B के मध्य कुल प्रतिरोध R डैश हो, तब R डैश बराबर 3 इंटू 6/3 प्लस 6 बराबर 2 ओम तथा V बराबर I1 R डैश बराबर 0.5 इंटू 2 बराबर 1 वोल्ट। 3 ओम में धारा I2 बराबर V/3 बराबर 1/3 एम्पियर। 6 ओम में धारा I3 बराबर V/6 यानी कि 1/6 एम्पियर। E1 सेल में जीरो वोल्टेज B बराबर E माइनस I इंटू R, तो 4 माइनस 0.5 इंटू 0.5 बराबर 4 माइनस 0.25, V बराबर 3.75 वोल्ट। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, दिए गए परिपथ में प्रत्येक संधारित्र के प्रतिघात की गणना कीजिए, आरोपित वोल्टता की आवृत्ति क्या हो ताकि अनुनाद हो सके। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी। ये देखिए हमारा प्रतिरोध लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है और हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। ये आपकी सप्लाई है, कितना दे रखा है 10 साइन 1000 टी। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो वैद्युत परिपथ संधारित्र प्रतिघात XC बराबर क्या हो जाएगा 1/ओमेगा-C, यानी XC बराबर क्या हो जाएगा 10⁻³ 1/10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 यानी कि 1/2 इंटू 10⁻³ बराबर 500 ओम। कितना हो जाएगा 500 ओम। तो प्रेरकी प्रतिघात XL बराबर ओमेगा L यानी कि 1000 इंटू 20 इंटू 10⁻³ बराबर 20 ओम। ठीक है, तो अनुनाद की स्थिति में XC बराबर XL हो जाएगा, तो 1/WC बराबर ओमेगा L बराबर ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC बराबर 2πf का स्क्वायर बराबर 1/LC। ठीक है, तो अब स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4πLC बराबर 1/3.14 का स्क्वायर इंटू 20 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों R इज इक्वल टू 1000 ओम यानी कि 1 किलो ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे। यंग के प्रकाश के व्यतिकरण प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए। फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग को जल में रख दिया जाए। तो सूत्र देखिए क्या होता है W बराबर d लैम्डा अपान d। ठीक है, तो जल में रखने पर फ्रिंज की चौड़ाई पर पड़ने वाला प्रभाव W बराबर d लैम्डा अपान स्मॉल d बराबर n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो वायु का अपवर्तनांक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जल की अपवर्तनांक, यानी जल में रखने पर फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी यानी लेस देन है। ठीक है, तो
वायु का अपर्तनांक लेस देन जल की अपर्तनांक, यानी जल में रखने पर फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी, अर्थात फ्रिंज की चौड़ाई अपर्तनांक की वृद्धि के कारण कम हो जाएगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे तो स्थिर वैद्युतिकी का गाउस नियम क्या है? इसकी सहायता से एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका फार्मूला है। तो ये आपका टोटल मॉडल पेपर था मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक ले जय हिंद जय भारत।